अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा जी, जो पिछले 4-5 क्लासों में हो गया तो हो गया, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। बस आज से हम जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं और कैफ 1 जो FR1 है वो अब शुरू करने लगे। जितना सीखा, जैसे सीखा, आपकी अकाउंटिंग आपके नसीब। अब FR1 हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैं कोशिश कर रहा था कि जो डबल एंट्री के कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज कर सकें, और ये कोशिश भी वन ऑफ इट्स काइंड ही थी, क्योंकि ये वो वाला फेज़ है जिसमें इंट्रो पढ़ी भी हुई है, नहीं भी पढ़ी हुई है, समझ आ भी रही है, नहीं भी समझ आ रही है, मतलब कहना भी चाह रहे हैं कि इंट्रो पढ़ी हुई है, कह भी नहीं पा रहे हैं कि इंट्रो पढ़ी हुई है। तो इस मिले जुले रुझान की वजह से तो बहरहाल पहली 5 क्लासेस के अंदर जो थोड़ी बहुत कोशिश की उसमें जिसको जितना समझ आ गया, जिसको नहीं समझ आ सका कोई बात नहीं। अब FR1 शुरू कर रहे हैं। अब जीरो से पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि पहले आपने क्या पढ़ा हुआ है, तो अब ये बिल्कुल शुरू से शुरुआत। जब ICAP की बुक आ जाएगी तो मैं ना आपको एक ग्रिड दूंगा कि सिलेबस में ग्रिड में 7 चैप्टर के नाम मेंशन करके। तो अभी चूंकि ICAP की बुक है नहीं ऑफिशियली, इसलिए मैंने वो ग्रिड नहीं दिया। इतना बता देता हूँ बस कि सिलेबस के ग्रिड 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और इसमें से तकरीबन 30 से 40 मार्क्स टेस्ट होने। इस ग्रिड से मैं शुरू कर रहा हूँ। टोटल चैप्टर कितने हैं, बुक आएगी तो बात करेंगे। इस ग्रिड में स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यहां से हम बात शुरू कर रहे हैं। तो मैं ग्रिड 3 पहले कंप्लीट करूंगा। उसके बाद 3 ग्रेड्स हैं आपके सिलेबस में, 3 ग्रेड्स हैं। तो पहले मैंने ग्रेड 3 को टारगेट किया, इसमें स्टैंडर्ड्स हैं, तो पहले हम ग्रेड 3 पढ़ने लगे। स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ी सी सलाम दुआ बता देता हूं। ये जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये जो डेबिट क्रेडिट है या टी अकाउंट, सारा अकाउंटिंग सिस्टम, एक तो है ये बड़े बूढ़ों की प्रैक्टिसेस, ये जो रूल्स बने, फिर डेबिट किसको करना है, क्यों करना है, फिर ये मुख्तलिफ मुल्कों में थोड़े थोड़े से फ़र्क इंटरप्रिटेशंस के साथ चल रहे हैं। फिर बड़े बूढ़ों के कुछ कॉन्सेप्ट्स बन गए। एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी उनमें से एक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट उनमें से एक बड़े बूढ़ों का कॉन्सेप्ट है। शायद आपने कहीं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का जिक्र सुना हो पहले, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी एक कॉन्सेप्ट है। मतलब बड़े बूढ़ों की बनाई हुई बातें, ये अकाउंटिंग चल रही है। अकाउंटिंग का एंड ऑब्जेक्टिव क्या हो रहा है? रिपोर्टिंग करनी है ना। जो बिजनेस में पैसा लगाए हुए लोग हैं, और ये नहीं कि सिर्फ जिन्होंने पैसा लगाया है, जो भी किसी हद तक बिजनेस में स्टेक होल्डर हैं, उनमें वो बैंक्स भी शामिल हैं जिन्होंने बिजनेसेस को लोन देना है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी शामिल हैं जिन्होंने चढ़ाई रखनी है, जिन्होंने टैक्स निकलवाना है। इन सबको कहते हैं क्या कहते हैं, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी शामिल हैं, इनमें कस्टमर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज, वो लोग जो पैसा लगा चुके हैं, वो लोग जो आइंदा पैसा लगाने का सोच रहे हैं, ये सब शामिल हैं। इन्होंने कंपनी की, अच्छा अब हम कंपनी पे ही हैं, ठीक है। अब वो सोल ट्रेडर पार्टनरशिप कुछ नहीं है। हम जो भी पढ़ेंगे अब कंपनी के लिए पढ़ेंगे, सिवाय एक चैप्टर के जिसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कह के पढ़ाऊंगा। उसके अलावा हम जो भी FR1 में पढ़ेंगे वो कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है? उसमें वैसे तो एक ओनर भी हो सकता है, लेकिन काफ़ी सारे ओनर होंगे। कैपिटल, शेयर कैपिटल, इन सब को मैंने मजीद तफसील से पढ़ाना है जब आपको चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लो पढ़ाना है। अभी इतना काफ़ी है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो 3 टाइप्स हैं, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप और कंपनी, तो हम कंपनी पढ़ने लगे। कंपनीज पूरे मुल्क में जितनी भी होंगी, कोई ना कोई सेम बिजनेस भी कर रही होंगी, डिफरेंट बिजनेस भी कर रही होंगी। इसी तरह से डिफरेंट मुल्कों में मौजूद कंपनीज होंगी। तो जब मार्केट्स इंटरनेशनल हो गई, यानी यहाँ पर लोकल गाड़ियाँ बनाने वाली भी कंपनीज हैं, और वो भी हैं जिन्होंने बाहर से गाड़ियाँ खरीदनी हैं और यहाँ लानी हैं। फिर इसी तरह से यहाँ पर जो कंपनीज प्रोडक्शन कर रही हैं, उन्होंने पाकिस्तान में भी फैक्ट्री लगाई हुई है, उन्होंने दुबई में भी फैक्ट्री लगाई होगी, वहाँ पर भी चीज़ें बेचते होंगे, श्रीलंका में भी लगाई होगी। अब ये जो सारा बिजनेस है ये इंटरनेशनल हो गया। मुख्तलिफ लोगों के, मुख्तलिफ कौमों के लोग आ गए जिन्होंने फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना है। तो हर मुल्क के अपने अपने रूल हों, अब चलेगा नहीं।
क्योंकि इंटरनेशनल है ना अब, तो फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट होना चाहिए जो सबको बराबर समझ आए। जैसे ये जो गली मोहल्ले की क्रिकेट्स होती है ना, क्रिकेट है या घर में भी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, हर गली मोहल्ले के अपने अपने रूल होते हैं, है ना। फलानी दीवार से लग के आ जाए, एक हाथ से कैच कर ले तो कैच हो जाएगा। अकेला बंदा खेल रहा है तो डबल करेगा तो एक सिंगल स्कोर काउंट होगा। अब ये हर गली मोहल्ले के अपने रूल्स हैं, लेकिन क्या यही इंटरनेशनल रूल्स भी हैं? नहीं। तो इंटरनेशनल रूल्स को क्यों स्टैंडर्डाइज करना पड़ा? क्योंकि हर मुल्क के लोग आके इंटरनेशनली एक प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हो। तो जहां भी इंटरनेशनल कोई चीज पहुंच जाती है ना, तो उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ जाता है, उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड रूल्स बनाने पड़ जाते हैं। पाकिस्तान में जो जिसको एक्सपेंस कहे, अमेरिका में भी नहीं, अमेरिका नहीं, उनके स्टैंडर्ड्स डिफरेंट है। इंग्लैंड में भी उसी चीज को एक्सपेंस कहा जा रहा हो। पाकिस्तान में जिस चीज को एसेट कहा जा रहा है, श्रीलंका में भी उसी चीज को एसेट कहा जा रहा हो। जिस तरीके से एक पर्टिकुलर इनकम को इनकम माना जा रहा हो थाईलैंड में, उसी तरीके से मलेशिया में माना जा रहा हो। तो इसके लिए कहीं ना कहीं किसी ने कोई स्टैंडर्ड रूल्स बनाने थे। हुए होंगे कोई इस तरह के लोग इकट्ठे, उन्होंने एक बोर्ड बना दिया। उन्होंने क्या किया कि हर टॉपिक के ऊपर एक स्टैंडर्ड लिखना शुरू कर दिया और उसकी नंबरिंग करनी शुरू कर दी। जैसे IAS 1, IAS 2, 3, 4, 5, 6 करते करते IAS 16 भी था एक, जो हमने आज शुरू करना है। ये मामला चला IAS 41 तक। उसके बाद जो अगले स्टैंडर्ड्स इन्होंने बनाने शुरू किए, उन IAS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड। उसके बाद जो अगला IAS आना था, यानी IAS 42, उसके बाद स्टैंडर्ड्स का नाम बदल दिया। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बजाय उनको कहना शुरू कर दिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, और गिनती फिर 1 से दोबारा शुरू हो गई। और चलते चलते ये कोई आगे 17 तक बात चली गई। अब ये सारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये मुख्तलिफ टॉपिक्स पे लिखे गए स्टैंडर्ड मतलब कोई ऐसे रूल लिख देना, जो भी मुल्क इन पे ईमान लाएंगे तो वो कौन से रूल्स फॉलो करेंगे? वो इन्हीं को फॉलो करेंगे। अब एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक चीज है जो हमने पढ़नी है, इसकी अकाउंटिंग जिस मुल्क में भी होगी, अच्छा प्रोवाइडेड के वो मुल्क जो इन पे ईमान रखते हैं, वो अपने अपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को कैसे अकाउंट फॉर करेंगे? जैसे IAS 16 ने कहा होगा। तो हर टॉपिक से रिलेटेड, इसी तरह से इन्वेंट्री एक चीज होती है, उससे रिलेटेड IAS 2 बन गया। फिर ये जो बिजनेसेस हैं, जो डेयरी फार्म हो गए, गाय भैंसे, फिर इसी तरह जो पूरे फार्म बना के रखे होते हैं, जो जहाँ पर फल सब्जियां वगैरह होते हैं, उनके लिए पूरा IAS बन गया एग्रीकल्चर। ये FR 2 में पढ़ेंगे। ये सारे स्टैंडर्ड्स जिन जिन टॉपिक्स पे लिखे गए, जो मुल्क इन पे ईमान रखते हैं वो इनको फॉलो करेंगे। ये होता है स्टैंडर्ड। अब आपके FR 1 के सिलेबस में IAS कुछ लिस्ट डाउन किए गए हैं ICAP की तरफ से, जो आपके सिलेबस में है। तो जैसे जैसे IAS हम पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उनकी हम एग्जाम प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। तो अभी मैं जिससे शुरू कर रहा हूं वो है IAS 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यहां से कर रहे हैं जी हम बात शुरू। तो इन सबको स्टैंडर्ड कहते हैं, IAS, IFRS एक ही बात है। इसकी एग्जाम इंपॉर्टेंस बहुत ही शदीद है। IAS 16 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे सेपरेट सवाल आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, और अगर सेपरेट सवाल नहीं आया तो कम से कम 3-4 स्टैंडर्ड मिला के सवाल आएगा, जिनमें से ये मेजर पोर्शन होगा। या तो इस पे सेपरेट सवाल आएगा, या फिर 3-4 स्टैंडर्ड्स मिला के सवाल आएगा जिसका बेस यही होगा, साथ थोड़ी बहुत चीजें और मिलाई होंगी। तो पेपर का समझ लें मस्ट अपीयर है, कंफर्म। अच्छा, हो सकता है सवाल ना आए लेकिन 99.99% चांस है कि आएगा। IAS 16 शुरू करता हूं, उससे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा। बिजनेस खर्चा क्यों करता है? ये IAS 16 नहीं है, ये मैं IAS 16 तक पहुंचने के लिए एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। बिजनेस खर्चा क्यों करता है? एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। प्रॉफिट कमाना तो खैर जरूरी नहीं है। बिजनेस खर्चा करता है क्योंकि उससे कुछ ना कुछ बिजनेस ने बेनिफिट लेना होता है। गाड़ी बिजनेस खरीदता है, क्यों?
बेनिफिट लेने के लिए क्या इस्तेमाल हो सकता है गाड़ी का? गुड्स की ट्रांसपोर्ट हो सकती है, अपने एम्प्लॉइज की ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। अच्छा, बिजनेस अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो वो प्लांट है, मशीनरी, बिल्डिंग, फैक्ट्री की, ये सब क्यों कंस्ट्रक्ट कर रहा होगा, क्यों बना रहा होगा? ताकि गुड्स प्रोड्यूस करें और बेचें। ऑफिसेज में एसी, फर्नीचर, ये क्यों खरीदा गया होगा? हाँ जी, वही एम्प्लॉइज ने अब चौक पे बैठ के तो नहीं काम करना ना, जब उनको जगह भी तो देनी है ताकि वो काम कर सकें। इसी तरह ये कॉलेज एक बिजनेस है, तो इस बिजनेस की बिल्डिंग में ये एसी, फर्नीचर, तो ये सब क्यों जरूरी पड़ा? ताकि जो जिनको सर्विस प्रोवाइड करनी है वो सर्विस लेने के लिए तो बैठ सकें। तो इन सारी चीजों का बिजनेस जो भी खर्चा कर रहा है उसका बेनिफिट है। अच्छा, ये तो मैंने आपको जो मिसालें बताई हैं ये तो बड़े बड़े खर्चे हो गए, थोड़े छोटे खर्चों की बात करते हैं। ये स्टेशनरी, ये जो डेस्टर्स को साफ कर रहा था, पानी, ये सारे खर्चे ये क्यों कर रहा है बिजनेस? बिजनेस जो भी खर्च कर रहा है अपने बिजनेस में यूज के लिए कर रहा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल का उससे बेनिफिट लिया जा रहा है। खर्चा है तो बेनिफिट के लिए। अब या तो वो खर्चा इसलिए है कि उससे कोई ज्यादा देर के लिए बेनिफिट मिलना है, और या तो वो खर्चा इसलिए है कि थोड़ी देर का बेनिफिट मिलना है। और थोड़ी देर से मुराद 1 साल के अंदर अंदर। उस खर्चे को कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जिस खर्चे से बेनिफिट्स 1 साल से ज्यादा अरसे तक मिलते रहेंगे उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये वो खर्चा है जिससे मिलने वाला बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाता है। और ये वो खर्चा होता है जिसके बेनिफिट्स 1 साल से ज्यादा कंज्यूम होते रहते हैं। जी, इन खर्चों की मिसालें एक इनफैक्ट लंबी लिस्ट है। जो एक्सपेंसेस हैं वो यही तो होते हैं, एक्सपेंसेस, सैलरी, यूटिलिटीज, रिपेयर, मेंटेनेंस, स्टेशनरी, इनका कितना सा बेनिफिट मिलता है 1 साल के अंदर अंदर। तो लंबी लिस्ट बन सकती है, लेकिन इसको ऐसे कह लेते हैं कि इसमें तकरीबन सारे एक्सपेंसेस शामिल हैं। सारे एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि वो जब खर्च होते हैं तो 1 साल के अंदर अंदर ही कंज्यूम हो जाते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की मिसालों में हो सकते हैं बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, व्हीकल्स हैं, कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर, और ये लंबी लिस्ट चलती रहेगी, लाइसेंस है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इन पे करेंगे खर्चा और उस खर्चे का फायदा 1 साल से ज्यादा मिलता रहेगा। ये होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां तक जाग रहे हैं? ओके। चूंकि आपने एसेट्स को 2 हिस्सों में पढ़ा हुआ है बचपन में, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। तो करंट एसेट क्या होता है? जो जहां हम खड़े हैं ईयर एंड पे, उससे अगले 12 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। और नॉन करंट एसेट्स जो उससे भी आगे चलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की जितनी मिसालें हैं ये सब नॉन करंट एसेट्स होते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जितनी मिसालें हैं ये एक्सपेंसेस हैं, और सारे नहीं, क्योंकि सारे एसेट्स तो एक्सपेंडिचर भी नहीं होते। कुछ कह देता हूं मैं करंट एसेट्स। अच्छा, ये जो मैं कुछ करंट एसेट्स कह रहा हूं इनसे मेरी मुराद है इन्वेंट्री। क्या कह रहे हैं? अरे डेटर एक्सपेंडिचर छोड़िए यार, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर एक्सपेंडिचर थोड़ी होता है। इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वो एक्सपेंडिचर तो नहीं ना। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंड करना क्या होता है? एक्सपेंड करना, एक्सपेंड करना इंग्लिश का वर्ड है यार, एक्सपेंड, खर्च करना। तो बैड डेट को खर्च करना थोड़ी है जी। हाँ, तो मैंने क्या कहा, ये तो कहे।
तू क्या 5 ग्रुप कौन कौन से होते हैं? एक्सपेन, पहला क्या बोला? एक्स, पूरा वर्ड एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर नहीं, एक्सपेंस, एक्सपेंस, एसेट, इक्विटी, लायबिलिटी, इनकम। एक्सपेंस ग्रुप होता है, एक्सपेंडिचर नहीं ग्रुप होता। एक्सपेंडिचर तो इंग्लिश का एक वर्ड है, खर्चा। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में फर्क है भाई। वो जो ग्रुप्स होते हैं उनमें एक्सपेंस ग्रुप है, परचेजेस का ताल्लुक एक्सपेंस ग्रुप से है, सैलरी का ताल्लुक एक्सपेंस ग्रुप से है, रेंट का ताल्लुक एक्सपेंस ग्रुप से। एक्सपेंडिचर ग्रुप कुछ नहीं होता। एक्सपेंडिचर तो जस्ट एक वर्ड है इंग्लिश का, खर्चा। तो जो खर्चा है, गाड़ी खरीदना भी एक खर्चा है, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना भी खर्चा है, गाड़ी खरीदना भी खर्चा है, गाड़ी रिपेयर करवाना भी खर्चा है। क्या हो गया? इधर आ जाओ यार, इधर आ जाओ, आगे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे वो मैं आगे वैसे क्लियर नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस एक ही बात है? नहीं, एक्सपेंडिचर खर्चा है, मैं एक्सपेंडिचर कह रहा हूं, एक्सपेंस नहीं लिखा मैंने, एक्सपेंडिचर का है। तो खर्चा है मतलब पैसे खर्च करना। तो बिजनेस पैसे क्यों खर्च करता है? उसे फायदा लेने के लिए। तो गाड़ी खरीदने पे भी खर्चा होगा, गाड़ी में पेट्रोल डलवाने पे भी खर्चा होगा, बिल्डिंग खरीदने पे भी खर्चा होगा, बिल्डिंग में पेंट कराने पे भी खर्चा होगा। तो उस खर्चे का बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर होगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। 1 साल से ज्यादा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन ये इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं गिनती गिन के देखें, अगर 370 दिन हुए तो क्या होगा, अगर 340 तक हुए तो क्या होगा। इतना सख्त रूल नहीं है ये बस वैसे समझने में आसानी के लिए कहा जा रहा है कि वो खर्चा जिसका बेनिफिट को 1 साल तक ही होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा होगा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये समझने के लिए। ऐसा नहीं कि सर अच्छा अगर 349 दिन हुए तो क्या होगा, ऐसा नहीं है कुछ। साल में कितने दिन होते हैं? तो सर अगर 364 हुए तो फिर क्या होगा? इतना मसला नहीं है, कोई इनकी एक्सपायरी डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं है इनकी। ये सिर्फ समझने की बात है कि ज्यादा देर नहीं चलेगा इसका बेनिफिट, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। काफी अरसा चलेगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और चूंकि इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म चलेगा तो हाँ ये एसेट है, और 1 साल से ज्यादा चल रहा है इसलिए नॉन करंट एसेट। और इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन परेशानी? एग्जांपल पे देते हैं जिसमें जो करंट एसेट हो पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये लिखा है ना यार, ये तो वो है ना कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या 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 आपने पूछा क्या है? हम के जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना आए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आइए, इसलिए आपसे पूछ रहे हो। करंट एसेट आप पूछ रहे हैं कि करंट एसेट हो और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आने की बजाय नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर में आए, या पूछ रहे हो कि वो करंट एसेट जो इस लिस्ट में ही ना आए? नहीं, ऐसा करंट एसेट कोई नहीं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। सम मैंने इसलिए सिर्फ कह दिया कि सारे करंट एसेट्स एक्सपेंडिचर नहीं होते। डेटर को एक्सपेंडिचर थोड़ी है, रेंट रिसीवेबल कोई खर्चा है हमारा, तो इसलिए मैंने सम करंट एसेट्स कहा है। अच्छा, यहां सम करंट एसेट्स लिखने का मतलब ये नहीं है कि कुछ करंट एसेट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे और कुछ करंट एसेट्स, ये मतलब नहीं है हरगिज भी मेरा सम लिखने का। सिर्फ मैंने सम इसलिए लिखा है कि सारे के सारे करंट एसेट्स होते ही नहीं है एक्सपेंडिचर। डेटर एक्सपेंडिचर थोड़ी है, डेटर हमारा कोई खर्चा है? एक्रूड इनकम, एक्रूड रेंट कोई खर्चा है हमारा? नहीं, इसलिए बस सम लिखा है। और इससे रिलेटेड कोई परेशानी जी? एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में फर्क क्या है? स्टूडेंट और इंसान में क्या फर्क है? स्टूडेंट इंसान नहीं होते? होते हैं। तो स्टूडेंट और इंसान में फर्क है, यही की बात है। अरे मैंने आपकी बात समझा रहा हूं ना, मैं वो सवाल भी दोहरा देता हूं। सवाल ये पूछा है कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या फर्क है, ये पूछ रहा है ना सवाल। कहा है कि इंसान और स्टूडेंट में कोई फर्क है, यही की बात है? एक ही बात है, फर्क है। अच्छा चलो, इंसान और मर्द में फर्क है, एक ही बात, फर्क है भाई। देखें, इंसान एक ब्रॉडर टर्म है। अब उसकी ये जेंडर बेस पे 2 टाइप्स बना दी तो वो फिर मेल फीमेल बन गया। ब्रॉडर टर्म इंसान है। एक्सपेंडिचर एक ब्रॉडर वर्ड है, खर्चा। वो खर्चे जिनसे मिलने वाले बेनिफिट्स 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उनकी मिसालें एक्सपेंसेस हैं। और वो खर्चे जिनसे बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलता रहेगा, उन एक्सपेंडिचर्स को, पता नहीं मैंने क्या बोला था अभी वर्ड, वो एक्सपेंडिचर जिससे बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलेगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसकी मिसालों के अंदर नॉन करंट एसेट आएगा। यानी एक्सपेंडिचर जस्ट एक इंग्लिश का वर्ड है, अकाउंटिंग का वर्ड नहीं है एक्सपेंडिचर। जबकि एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, इक्विटी, ये अकाउंटिंग के लिए खास कर दिए गए 5 ग्रुप्स हैं।
जिन पे आगे फिर अकाउंटिंग के रूल्स लगेंगे। एक्सपेंडिचर जस्ट एक इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि एक्सपेंडिचर या तो एसेट होगा या एक्सपेंस होगा, ऐसा भी नहीं है कि सारे एसेट्स एक्सपेंडिचर ही होंगे, नहीं, बस एक वर्ड है एक्सपेंडिचर। मैं एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्सपेंडिचर है खर्चा, बस मैंने एक वर्ड, इंग्लिश के वर्ड खर्चे को एक्सप्लेन किया है कि वो खर्चा जिससे बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर मिल जाएगा, वो खर्चा जिससे बेनिफिट एक साल से ज्यादा तक मिलेगा। अच्छा, ये जो मिसालें यहां लिखी हुई हैं, ये इधर और भी मिसालें हैं, लेकिन मैंने भी खास किस्म की 2 मिसालें लिखी हैं। ये जितनी मिसालें यहां लिखी हैं यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनको आगे मजीद कुछ क्लासेस में बांटा जा सकता है। मैं उनमें से 2 का जिक्र कर रहा हूं, एक होते हैं टेंजिबल और एक होते हैं इनटेंजिबल। और भी नाम हैं जिनके लिए ये वर्ड मुनासिब नहीं होता इस्तेमाल करना, फाइनेंशियल एसेट्स भी होते हैं, लेकिन अभी मेरा फोकस इन दोनों चीजों पे है। तो ये जो नॉन करंट एसेट्स हैं, हम इनको और मुख्तलिफ नामों से बुला सकते हैं। तो उनमें एक क्लास है टेंजिबल, यानी वो नॉन करंट एसेट्स जो टेंजिबल होते हैं, या वो नॉन करंट एसेट्स जो इनटेंजिबल होते हैं। वो नॉन करंट एसेट्स मतलब इनमें से जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसकी भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, व्हीकल भी है, कंप्यूटर्स भी हैं, सॉफ्टवेयर नहीं है, लाइसेंस, अच्छा लाइसेंस IFR 2 का टॉपिक है, मैं आपको वैसे बता रहा हूं नहीं होती, लाइसेंस की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो वो नॉन करंट एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स होते हैं। अब हम इन टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स पे बात आगे बढ़ा रहे हैं, वो I16 है। यानी जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं, ये इनमें से इनकी बात होने लगी, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जितनी भी डिस्कशन होगी अब वो सब इसके बारे में होने लगी है, क्योंकि IAS का नाम ही है ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। IAS 16 ऑनवर्ड चलने के लिए कि स्टैंडर्ड में है क्या, पहले कुछ टर्म्स जान लेते हैं, कुछ टर्म्स डेफिनेशंस कह लें, कुछ वर्ड्स पता हो तो फिर उस पर आगे बात चलेगी। तो पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता रहा हूं। पहली चीज कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होता क्या है, यानी ये नाम जिस चीज का रखा गया वो चीज है क्या असल में। अच्छा, ये जो अब से ऑनवर्ड सारा ऑफिशियली FR 1 शुरू हो गया है, ये जो आपके बेटा लेक्चर नोट्स है ना, जो रजिस्टर है, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये भी आप नोट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें होंगी जो मैं आपको ज़बानी डिक्टेट करवा रहा हूँ, बोर्ड पे लिखने में जगह कम पड़ जाएगी तो मैं डिक्टेट करवाना शुरू कर दूंगा। ये सब आपका मुकम्मल टेक्स्ट है। इसके अलावा कभी कोई चीज़ और किसी और बुक से पढ़नी होगी तो बताऊंगा, वरना ये रजिस्टर आपकी कुल कायनात है। खुद मर जाए तो मर जाए, रजिस्टर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। इनको बहुत एहतियात से आपने रखना है संभाल के। तो ये आपने सारे जो कुछ लिख रहे होंगे इसको याद भी करना है, ये सब चीजें याद रखनी है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट देखते हैं ये क्या चीज होती है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होता है, अच्छा मैं इनको ना, ये बहुत लंबा नाम है, PPE कहा करूंगा। तो PPE आर टेंजिबल। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक बड़ा नाम है, इसमें बहुत कुछ कवर्ड है। अब जो कुछ भी इसमें कवर्ड है वो यार किसी को बुलाइएगा, मुझे लगता है कि बैटरी चेंज करने वाली, कर दे, पॉज कर दे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या होते हैं? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में वो सारे एसेट्स जो मैंने यहां मिसालें दी थी, जो कि 1 साल से ज्यादा जिंदगी वाले होंगे और उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स
अच्छा, बिजनेस ने ये बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी खरीदा ही क्यों होता है? चलें एक एक करके पूछता हूँ। फैक्ट्री बिल्डिंग क्यों बनाई होगी बिजनेस ने? गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। दैट आर हेल्ड हाँ हाँ। अच्छा जी, बिजनेस के पास फैक्ट्री बिल्डिंग क्यों है? क्योंकि उसने इस फैक्ट्री बिल्डिंग में गुड्स प्रोड्यूस करनी है। तो वो आइटम्स हैं जो कि क्यों हैं? फॉर यूज इन प्रोडक्शन या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बिजनेस के पास ये आइटम्स क्यों हैं? फैक्ट्री बिल्डिंग प्लांट मशीनरी क्यों है? क्योंकि गुड्स प्रोड्यूस करनी है। ट्रक्स क्यों हैं? सप्लाई करने। तो ये ट्रक्स, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, ये सब पीपी हैं। अच्छा, इसी तरह से एक बिजनेस है, उसका काम ही रेंट अ कार है, गाड़ियां खरीद के तो वो किराए पे चलाता है गाड़ियां। तो ये गाड़ियां क्यों हैं उसके पास? क्या बिजनेस कर रहे हैं वो? फॉर रेंटल टू अदर्स, दूसरों को किराए पे देने के लिए। अच्छा, बिजनेस के ऑफिस में जो बिल्डिंग, फर्नीचर, एसी, ये सब क्यों है? ताकि एम्प्लॉइज काम कर सकें। इसको कहते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। अच्छा, जितनी भी इंट्रो पड़ी थी, जिन्होंने दरमियान में छोड़ी है, डेपिट सेशन तक पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? अच्छा, तो क्या हो गया? तो पीपी वो सारे आइटम्स हैं जो कि बिजनेस के पास है। क्यों? क्योंकि या तो उनसे गुड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा होगा, सप्लाई कर रहा होगा, रेंटल दूसरों को किराए पे दे रहा होगा, या फिर खुद अपने ऑफिस यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा होगा। ये तीनों हो सकते हैं, तीनों में से कोई एक हो सकता है। और इनके बाद अब एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड। ये बात चल ऐसे रही है कि पीपी टेंजिबल आइटम्स हैं जो कि क्यों हैं? इन कामों के लिए हो गए। अब अगली बात, और उम्मीद है कि इनको हम यूज कर लेंगे 1 साल से ज्यादा। ये होते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के जिनसे ये बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं और 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल होंगे। यानी पीपीई नॉन करंट एसेट्स होते हैं। इस बात का मतलब है कि ये नॉन करंट एसेट्स होते हैं। जिनसे पढ़ा नहीं जा रहा, मैंने लिखा है पीपीई आर टेंजिबल आइटम्स दैट आर हेल्ड। क्यों हेल्ड? फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर रेंटल टू अदर्स, यानी दूसरों को किराए पे देने के लिए, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज, खुद इस्तेमाल करने के लिए। ये तो हो गए इनसे आने वाले फायदे। और कब तक आएंगे? एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 1 साल। इनकी मिसालें ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इनकी एग्जांपल्स में अभी मैंने यहां भी लिखी हुई है। बिल्डिंग है, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स। अच्छा, ये एग्जांपल्स है। इसी तरह से इक्विपमेंट, और कोई नाम याद आता हो? फर्नीचर, फिक्सचर्स भी कह सकते हैं इनको, कंप्यूटर्स कह लें, है जी। और कुछ? स्टेशनरी नहीं, स्टेशनरी कह रहे हैं। ये काफी है नाम। ये नाम इनफैक्ट ये एग्जाम्पल्स हैं। और यार ये क्या हो रहा है? ये पहले भी आवाज आई, ये क्या मसला क्या है? ये कहीं मोबाइल से ही कोई आवाज निकली है ना? कोई किसी की पैसे जेब से तो आवाज नहीं निकल आई ना? कोई हाथ बोलना शुरू हो गए हो? कहीं मोबाइल से ही आवाज आई है ना यार?
क्या कोई और शो चल रहा है, कुछ और मूवी देख रहे हैं बैठ के, कोई और चीजें देख रहे हैं, क्या कर क्या रहे हैं, क्लास में बैठे हैं तो यार ये काम ना करें फिर। या आपको किसी मैसेज की टोन इस तरह की अजीब रखी हुई है, कुछ तो होगा ना यार, क्लास है, ऐसे मोबाइल का ना तमाशे लगाएं। ये क्या है, क्या कर रहा हूं मैं, क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल वो दीवार के साथ जो क्या है, ये किस चीज की एग्जाम्पल्स है, पीपी की एग्जाम्पल है। क्या होता है पीपी? टेंजेबल आइटम्स होती हैं, वो उधर एंड पे रेड शर्ट। टेंजेबल आइटम्स क्या होती हैं? जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, बिल्कुल ठीक है, वो चल रहे हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एक साथ से ज्यादा यूज कर सकता है। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, इनको, ये जो नाम लिखे हुए हैं ना, इनको कहते हैं क्लासेस। ये पीपीई की क्लासेस हैं। पीपीई तो एक बहुत बड़ा नाम है, इसमें सारे टेंजेबल एसेट्स जिनकी ये मिसालें हैं उनको पीपीई कहते हैं। लेकिन बुक्स में जो अकाउंट्स मेंटेन हो रहे होते हैं, जैसे अब अकाउंट मेहरान का अलग और कल्टस का अलग, और इनके अकाउंट नहीं अलग बन रहे होंगे, व्हीकल का अकाउंट बन रहा होगा। इसी तरह से नीली चेयर और पीली चेयर और हरी चेयर इनके नहीं बन रहे होंगे, फर्नीचर के अकाउंट बन रहे होंगे। तो इन नामों से ना अकाउंट्स मेंटेन हो रहे होते हैं, कह लेंगे ये ग्रुप्स बना दिए होते हैं, इनको क्लास कहते हैं, क्लासेस ऑफ पीपी। ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की क्लासेस हैं, और ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा। जैसे कॉलेज एक बिजनेस है, तो ये क्या चीज है, तो कॉलेज के लिए बोर्ड्स भी एक क्लास हो सकती है, क्योंकि इनका एक बड़ा एसेट है ये, तो ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है जिनसे फायदा मिलना है कितने अरसे तक। अच्छा, एक्सपेक्टेड का वर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि जो चीज हम खरीद रहे हैं वो खरीदते ही प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, हमें उम्मीद है कि 8-10 साल इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, कितने साल इस्तेमाल कर लेंगे एग्जैक्टली तो तभी पता चलेगा जब फाइनली इसको बेचेंगे। लेकिन हमने कुछ अकाउंटिंग करनी होती है, और यहां तक तो मेरे ख्याल में शायद आप पहुंचे ही थे जिंदगी में, डेप्रिसिएशन, ये होती है कैलकुलेशन। तो इस कैलकुलेशन करने के लिए हमें शुरू से ही जरूरत पड़ जाती है जानने की कि कितने साल इस्तेमाल करेंगे। इसको कहते हैं यूजफुल लाइफ, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ है जितना एसेट को हमने उम्मीद की है कि टोटल यूज करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये कोई ईयर्स हो, यानी जरूरी नहीं कि टाइम पीरियड हो, ये किसी और शक्ल में भी हो सकता है। तो यूजफुल लाइफ ये भी हो सकती है कि वो पीरियड ऑफ टाइम, और जो कि मोस्टली ईयर्स में ही होगा, पूरे अच्छा, एंटिटी कहते हैं, वो एंटिटी का वर्ड हम यूज कर रहे होंगे जो बिजनेस, जिस बिजनेस का एसेट है, जो बिजनेस अकाउंटिंग कर रहा है उसको हम एंटिटी कह रहे हैं। तो जो भी बिजनेस अगर ये इनमें से कुछ खरीदेगा या बनाएगा तो वो शुरू में एक अंदाजा लगाएगा। अंदाजा क्या? अंदाजा कि टोटल कितने साल तक ये एसेट मैं यूज कर रहा हूं। और कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनका ये अंदाजा टाइम पीरियड की बजाय उनसे मिलने वाले बेनिफिट्स की शक्ल में लगाया जा रहा होता है, जैसे नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, या इसी तरह के कोई और यूनिट्स, और अदर सिमिलर यूनिट्स expected to be obtained from use of the asset। ये एसिड डबल लिखा गया is।
ये इधर ये डबल लिखा गया था। यूजफुल लाइफ जरूरी नहीं कि ईयर्स में हो, यूजफुल लाइफ हो सकती है कि हमें एसेट से टोटल कितना बेनिफिट मिलना है। जैसे अगर एक प्रोडक्शन मशीनरी है, प्रिंटर है, प्रिंटर से क्या बेनिफिट मिलता है? प्रिंट निकलते हैं ना। तो हो सकता है कि एक प्रिंटर की यूजफुल लाइफ हो टोटल 2.5 लाख प्रिंट्स। अब वो 2.5 लाख प्रिंट जितने मर्जी अरसे में निकल आए तो उसकी वो टोटल लाइफ 2.5 लाख प्रिंट्स होगी। या इसी तरह से जनरेटर है, उसकी लाइफ हो सकता है टोटल 25,000 आवर्स के 25,000 घंटे चल सकता है बस ये। इसी तरह से ये जो ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं इनकी लाइफ आवर्स में होगी, कितने घंटे चल जाएंगे। गाड़ी है, इसकी लाइफ किलोमीटर्स में हो सकती है। तो ये स्टूडेंट का काम नहीं पहचानना, स्टूडेंट को तो सवाल में बताया होगा। ये वैसे एंटिटी की मर्जी है कि वो किसी भी एसेट से मिलने वाले बेनिफिट्स के लिए लाइफ का अंदाजा किसमें लगाया जा सकता है। इन शॉर्ट, एसेट की लाइफ ईयर्स की शक्ल में भी हो सकती है, यूनिट्स, आवर्स, किलोमीटर्स, किसी भी शक्ल में हो सकती है। कॉन्सेप्ट क्या है? वो टोटल जितना हम एसेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ईयर्स में है तो लेट से 7 साल, क्या हम एसेट को 7 साल इस्तेमाल करेंगे। मशीनरी है, हो सकता है यूजफुल लाइफ 70,000 यूनिट्स हो, कि हम इस मशीनरी से 70,000 यूनिट्स बनाएंगे। तो ये जो टोटल हम इससे हासिल करेंगे ये यूजफुल लाइफ। इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, चूंकि ये कहीं ना कहीं टूटा फूटा आपने जैसे भी पढ़ा हुआ है ना, या यहां तक पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको पढ़ा तो सब जीरो से और एक बिल्कुल अपने तरीके से पढ़ा रहा हूं। पहले तो टूटी फूटी चीजें टैली करा रहा था ना, अब तो मैं आपको एक पूरा टॉपिक पढ़ा रहा हूं। जितना जितना पढ़ते जाएं, अगर उससे रिलेटेड आपके जहन में कोई पुरानी कंफ्यूजन भी है तो वो भी बेशक साथ पूछते रहिएगा। हाँ जी, नहीं 1 साल से कम वाले नहीं होंगे ना, होंगे नहीं 1 साल से कम वाले यार, तभी तो हम उसको पीपी कह रहे हैं। पीपी है ही वो जो 1 साल से ज्यादा चलना है। तो ऐसा होगा नहीं कि वो हम एक मशीन लाएंगे जिसके यूनिट्स बस हमने 7 महीने में बना के खत्म कर देने होंगे, फिर वो पीपी नहीं होगी। पीपी है ही वो जिसको 1 साल से ज्यादा चलाना है। अच्छा, लाइफ जब भी कभी खत्म हो जाएगी तो एसेट खुद ब खुद गायब हो जाएगा, लाइफ खत्म हो गई, वहीं गिर जाएगा। अगर गाड़ी की मिसाल है तो बिजनेसेस क्या करते हैं ये तो हम आम इंडिविजुअल है ना, कि गाड़ी वो जो दादाजी को शादी पे मिली थी वो आज तक चल रही है, या बाइक है वो जो अब्बू अपने स्कूल लाइफ में इस्तेमाल करते थे वही चल रही है। ये हम इंडिविजुअल्स हैं। या वो फ्रिज है जो अम्मी शादी पे लेके आई थी, वही वो रिपेयर करा कर चल रहा है। ये हमारे घरों में इस तरह से चीजें यूज हो जाएं। बिजनेसेस नहीं अफोर्ड करते कि 70 साल से एक ही गाड़ी चले जा रही है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक पॉलिसी बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक पॉलिसी बना ली कि गाड़ी को, मिसाल दे रहा हूं, 5 साल बाद बस बेच दिया करेंगे। तो 5 साल बाद क्या गाड़ी गिर जाया करेगी, टूट के गिर जाएगी? नहीं। तो क्या करेंगे, लाइफ के एंड पे उन एसेट्स का बेच देंगे। कितने का बेचेंगे, जब एक्चुअली बेचेंगे तब देखेंगे, लेकिन हमें शुरू में अंदाजा लगाना पड़ेगा। उस अंदाजे को कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल का मतलब होता है कि जो भी बाकी बचा रह जाएगा। रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू होती है कि जब जो लाइफ हमने सोची है, अंदाजा ही लगाया हमने, तो उसके एंड पे इसकी कितनी कोई वैल्यू हमें बेच के मिल जाएगी। एक्सपेक्टेड नेट डिस्पोजल वैल्यू ऑफ एसेट at end of its estimated useful life। ये भी अंदाजा ही है, ऐसा नहीं है कि 5 साल गुजर गए और उस गाड़ी को एक्चुअली 7.5 लाख का बेच दिया तो वो 7.5 लाख रेजिडुअल वैल्यू है। नहीं, ये अंदाजे ही हैं जो शुरू में लगाए जाते हैं कि कितना को हमारा अंदाजा है कि जब लाइफ खत्म होगी तो एसेट कितने का बिक जाएगा, ये रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा, इसमें एक टेक्निकल बात समझ लें, ये आपसे एमसीक्यूज में या वैसे किसी सवाल में टेक्निकली टेस्ट हो सकती है बात जो अब बताने लगा हूं। ये जो अंदाजा लगाया जाएगा ये कब की प्राइसेस को सामने रख के लगाया जाएगा। जैसे अगर एक गाड़ी आज खरीदी है 28 लाख की और कंपनी ने इरादा किया है कि इस गाड़ी को 5 साल बाद बस खत्म बेच देंगे, तो चलें करोला खरीद लेते हैं। तो करोला गाड़ी आज खरीदी है और बिजनेस ये पॉलिसी बना रहा है कि 5 साल बाद इसको बेच देंगे। यूजफुल लाइफ कितनी हो गई?
5 साल। रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी कि 5 साल बाद ये गाड़ी कितने की बिक जाएगी। अच्छा, अब ये वैल्यू ऐसे अंदाजा लगाया जाएगा कि 5 साल बाद कीमतें कहां से कहां पहुंच गई होंगी और तब 5 साल चली हुई गाड़ी हम कितने की बेच पाएंगे, या अभी? तो अभी तो गाड़ी हमने 28 लाख की खरीदी है, तो यही आरवी है। मेरी मिसाल दोबारा सुने, हम आज एक नई गाड़ी खरीद रहे हैं 28 लाख की। अब ये गाड़ी हम 5 साल बाद, आज 2021 में खड़े हैं हम, अब ये गाड़ी हम इस्तेमाल करके 5 साल बाद 2026 में बेच देंगे, तो इस गाड़ी की रेजिडुअल वैल्यू हम क्या एस्टीमेट करें? 2 चीजें बता रहा हूं कि 2026 जब आएगा तो 5 साल चली हुई गाड़ी कितने की बिक जाएगी, या आजकल 5 साल चली हुई गाड़ी कितने की बिक जाती है। दोनों मिसालों में फर्क समझ आ रहा है। हम 2021 में खड़े हैं और जो गाड़ी हमने खरीदी है वो गाड़ी वही वाली हम 26 में बेचेंगे, वो नहीं अभी बेच रहे, वो तो नहीं खरीदी है, लेकिन इसी गाड़ी की आरवी ऐसे एस्टीमेट की जाएगी कि यही करोला 5 साल बाद कितने की बिकेगी तब के हालात में, या आज इससे मिलती जुलती तकरीबन इसी मॉडल की तो खैर नहीं, लेकिन तकरीबन इन्हीं स्पेसिफिकेशंस की 5 साल चली हुई आज कितने की बिकती है। ये दूसरी वाली बात। ये जो रेजिडुअल वैल्यू का अंदाजा लगाया जाएगा ना, ये करंट प्राइस लेवल्स के मुताबिक लगाया जाएगा। अगर हमने आज गाड़ी खरीदी है और इस गाड़ी की कॉस्ट 3 मिलियन है लेट से, और हम इरादा रखते हैं कि इसको 5 साल चलाएंगे, अब इसी गाड़ी की अंदाजन एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू 8 लाख होगी, और आज ही एक 5 साल चली हुई गाड़ी मार्केट में बिक रही है 5 लाख की, तो हम इस अपनी नई 3 मिलियन की गाड़ी की आरवी कितनी मानेंगे? ये, इसको आरवी लेंगे, ये आरवी है, ये आरवी नहीं होगी। हाँ, अगर ये डाटा ही नहीं है तो फिर इसको मान लेंगे। अगर इसके बारे में कुछ नहीं पता, अगर कहीं ये कहा जाता है कि जी एंड पे इतने की बिक जाएगी, तो बस ठीक है, फिर ये आरवी है, लेकिन अगर इनमें मुकाबला है तो ये आरवी। पीपीई, यूजफुल लाइफ और आरवी के हवाले से कोई परेशानी, मुश्किल? हाँ, वो तो देखेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे, डिस्पोजल पढ़ते हुए बताऊंगा। अभी तो सिर्फ मैं रेजिडुअल वैल्यू बता रहा हूं क्या होती है। अच्छा, जो टर्म्स बता रहा था ये 3 फिलहाल काफी हैं, बाकी पर जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा। अब IAS 16 में एक हेडिंग है रिकॉग्निशन, और हमने जितने स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं तकरीबन हर स्टैंडर्ड के अंदर तकरीबन हर स्टैंडर्ड के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो ये होता है कि पहले उस स्टैंडर्ड में यूज होने वाली चीजों की डेफिनेशन बताई जाती है, फिर तकरीबन हर स्टैंडर्ड में एक हेडिंग होती है रिकॉग्निशन। इसका मतलब होता है कि जिस टॉपिक पे IAS बना है उस टॉपिक की चीज को कब और कैसे रिकॉर्ड करना है। फिर एक चीज होती है मेजरमेंट। इसका मतलब होता है कि जिस टॉपिक पे IAS बना है उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। और फिर एक चीज होती है डिस्क्लोजर। इसका मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस टॉपिक के बारे में क्या क्या बताना है। रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, डिस्क्लोजर। रिकॉग्निशन क्या होती है? रिकॉग्निशन कि जिस टॉपिक का IAS है और कैसे रिकॉर्ड करना। हम किस टॉपिक का IAS पढ़ें, क्या पढ़ें? IAS 16। क्या है IAS 16? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इसके लिए रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ये है, लिखे, मैं डिक्टेट करवाता हूं, लिखे अंग्रेजी।
an item of PPE, an item of PPE shall be recognized as an asset. An item of PPE shall be recognized as an asset. अच्छा, यहां तक जो अंग्रेजी लिखवाई ना, इसका मतलब ये है कि जो मिसालें पड़ी थी बिल्डिंग वगैरह, इनको हम मान लेंगे, पहचान लेंगे एसेट के तौर पे। ये आइटम्स शैल बी रिकॉग्नाइज्ड मतलब मान लेंगे, पहचान लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एसेट इफ। अच्छा, अब इफ के बाद ना दो पॉइंट्स हैं, दो कंडीशंस हैं। इफ के बाद दो नुक्ते लगा दें और अब नीचे दो पॉइंट्स हैं, ये दोनों पूरे होने जरूरी हैं। नंबर ए लिखें, पॉइंट नंबर ए, इफ के बाद कॉलन और आगे अब दो पॉइंट्स बता रहा हूं। ए, इट इज प्रोबेबल, इट इज प्रोबेबल, प्रोबेबल का मतलब होता है काफी उम्मीद है। इट इज प्रोबेबल that future economic benefits, it is probable that future economic benefits associated वो वाला associated from the asset, नहीं किधर था, associated with the item, sorry, रिपीट कर रहा हूं, it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity, flow होना, flow, inflow, outflow to the entity. Point A दोबारा सुन ले, it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity, यानी entity को मिलेंगे। और बी लिखें, कॉस्ट ऑफ द आइटम, कॉस्ट ऑफ द आइटम, बी बता रहा हूं, कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली, कैन बी मेजर्ड रिलायबली, जिस पे रिलाई किया जा सके, कोई चीज रिलायबल हो। रिकग्निशन वाली सारी अंग्रेजी दोबारा सुन लें। एन आइटम ऑफ पीपीई शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एसेट इफ। अब इफ के बाद दो बातें हैं, ये दोनों पूरी होनी जरूरी हैं। पहली बात यह है कि इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द एंटिटी, और दूसरा पॉइंट है कि कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अब इसकी मिसालों से समझ लें। एक बिजनेस ने एक स्पेशल किस्म की मशीनरी खरीदी, और ये खरीदी किसी मुल्क से, दूसरे मुल्क से, कहीं किसी दूसरे मुल्क में गए हुए थे सेठ साहब सैर करने, वहाँ कोई एक्सपो सेंटर था, वहाँ पर फिरते फिरते इनको कोई मशीन पसंद आई और इन्होंने खरीद के पाकिस्तान ले आए। बड़ी तारीफें सुनी इस मशीन की, और लेट्स से 15 लाख रुपए की मशीन खरीद ली। अब जब यहाँ पहुँचे तो उनके जो कंपनी में टेक्निकल से आने थे, उन्होंने कहा जी कि आपको बेवकूफ़ बना दिया किसी ने, ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए नहीं है, यहाँ की वेदर कंडीशन नहीं सपोर्ट करती हैं उसको। अब वो ले तो आए हैं 15 लाख की, लेकिन वो है ही नहीं किसी काम की, तो अब एहतरामन ही उसको एसेट कहना शुरू कर दें। अब ले आए हैं, बुरा लगता है, एसेट नहीं कहेंगे तो मान लें एसेट, क्यों नहीं। तो पहला पॉइंट ये है कि आप जिसको एसेट कहने जा रहे हैं, आपको उम्मीद तो हो कि उससे बेनिफिट्स मिलेंगे। इट इज प्रोबेबल कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, दूसरी मिसाल, एक दोस्त है, उसका बिजनेस है कि वो बाहर से यूज्ड मशीनरीज ऑक्शन में, नीलामी जो होती है, वहां से उठाता है और इधर उधर मुल्कों से घुमा फिरा के पाकिस्तान पहुंचा देता है, और यहाँ पर उनके जो भी डीलिंग शीलिंग है वो वैल्यू असेस करवा के, कभी ड्यूटी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, कभी कम पड़ जाती है, इस तरह की यूज्ड मशीन को पाकिस्तान ले आता है। तो हमने अपने दोस्त से इस तरह की एक मशीन खरीदी और लाके इस्तेमाल भी करना शुरू कर दी, लेकिन अभी उसकी वैल्यू टोटल नहीं पता कि हमें कितने की कॉस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि उसके ना कुछ ड्यूटीज वगैरह पेंडिंग है। दोस्त ने कहा चल यार तू अपना जिगर ले जा, बाद में कर लेंगे। तो अब हम उस मशीन को एसेट कितने पे रिकॉर्ड करें? है उधार पे, बाद में, अभी ना करें। है नहीं है ना, वो यूज्ड मशीन है, मार्केट ही कोई नहीं है। क्या हुआ? नहीं लगा सकते ना अंदाजा, तो फिर रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। ये पॉइंट बी का मतलब है कि आपको कोई एसेट तब रिकॉर्ड करना है जब आपको पता तो हो कि वो कितना कॉस्ट कर रहा है, और अगर अभी नहीं पता चल रहा तो सब्र करें, जब पता चल जाएगा तो देखेंगे।
तो कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली का मतलब है कि पता तो चले कि है कितने का। तो ये दोनों बातें पूरी होंगी तो एसेट बनेगा, नहीं होंगी तो नहीं बनेगा जी। हाँ हाँ हलाल है वो, हमारे लिए ले लेंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे, है जी। वो जबानी है ना, बुक्स में नहीं माना जा रहा वो एसेट। जी जी, रिकग्नाइज का मतलब ये कि हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। तो रिकग्नाइज का मतलब है कि रिकॉर्ड करना है। तो अगर हम कोई एसेट रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये दोनों कंडीशंस पूरी होगी तो हम रिकॉर्ड करेंगे। डेप्रिशिएट फिर भी हो रहा है, क्या होती है डेप्रिशिएशन? हाँ जी, कौन सा डेप्रिशिएट हो रहा है? अभी हौसला, अभी डेप्रिसिएशन तो मैंने नहीं बताई ना, अभी हौसला डेप्रिसिएशन। हाँ जी, देखें अगर वैल्यू लग सकती होती तो दगा लेते। मैंने कहा कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, अगर नहीं हो सकती तो फिर नहीं कर पा रहे होंगे जी। वैसे कह के खुश होना है तो होते रहे, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना उसको। अच्छा, ये जो मसला है ना कि वो एसेट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो रहा, ये जिंदगी भर का मसला नहीं रहेगा, ये कुछ अरसे में हो जाएगा रिजॉल्व। तो जब तक नहीं हो पा रहा तब तक इसको एसेट नहीं मान रहे होंगे। एक बार रिकॉर्ड हो जाए, उसके रिकॉर्ड करने के बाद देखेंगे, ये जरा थोड़ी सी एडवांस बात है, FR 2 लेवल नहीं बल्कि नहीं FR 1 की, IS 8 FR 1 में आ गया हुआ है। ये IS 8 पढ़ा लूँ ना तो इस तरह के मसले देखेंगे कि जो पहले इस्तेमाल हो चुका उसका क्या करेंगे, ये FR 1 में आ जाएगा इंशाल्लाह आगे चल के जी। हाँ देखें, अगर तो सच्चा सवाल ये पूछा स्टूडेंट ने कि हम वो मशीन ले आए, उस मशीन पे जो रास्ते में खर्चे आए थे उनका क्या करेंगे। ये एक प्रैक्टिकल मसला है कि कंपनीज ने इनको कैसे लेके चलना है। क्या इसके लिए वो कोई टेम्परेरी अकाउंट बना लें, कोई एसेट इन ट्रांजिट टाइप, और वहां डेबिट करना शुरू कर दें। ये एक प्रैक्टिकल चीज है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि एसेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर नहीं होगा। ये जो मैं मिसाल दे भी रहा हूं ये एक टेम्परेरी मसला है, कुछ ना कुछ अरसे में रिजॉल्व हो जाएगा। जब हो जाएगा तो रिकॉर्ड कर लेंगे, जब तक नहीं होगा तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो किसी भी पीपीई को एसेट बनाने के लिए ये दोनों शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। अच्छा, क्या आपको इस तरह से ये एग्जाम में जज करना पड़ेगा? पढ़ सकता है, चांसेस कम है, लेकिन करना पड़ सकता है। ये जो अभी आपको अंग्रेजी लिखाई है ये याद आपने जरूर करनी है, क्योंकि एक तो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग रिकग्निशन ऑफ एसेट, तो उनमें आपको हो सकता है कि ये 2 पॉइंट्स ना लिखे मिले हों, कुछ और ही अंग्रेजियां लिखी हों, तो नीचे आ रहा होगा नन ऑफ द अबव, तो नन ऑफ द अबव कर देंगे। यानी इससे एमसीक्यूज भी टेस्ट हो सकते। अच्छा, ये आपकी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि क्लास खत्म हो गई? मैंने खत्म कर दी क्लास, तो फिर ये क्या, ये दुकानें बंद किस लिए कर रहे हैं? रजिस्टर बंद कर रहा है, वो आस्ता आस्ता बैग में रख रहा है, क्यों, कहाँ, ऐसा क्या इंडिकेट किया है मैंने? मैं बात कर रहा हूँ, अभी क्लास चल रही है, मेरी रजिस्टर दुकानें बंद करनी शुरू कर दी। तो ये जो रिकग्निशन की अंग्रेजी लिखी है ये याद करनी है। ये आपसे थ्योरेटिकली भी टेस्ट हो सकती है, एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है। हर टॉपिक को ना मैं जब उसकी बेस बना रहा हूँ, जब सिखा रहा हूँ, तो ज्यादा उनको स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन से करेंगे। जब उनकी कैलकुलेशन की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हम उन सवालों की प्रैक्टिस के भी काबिल होंगे जिसमें माहिराना राय मांगी होगी कि बताएं, डिस्कस करें, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप डिस्कशन के काबिल तब बनेंगे जब कैलकुलेशन में पक्के हो चुके होंगे। तो पहली कोशिश होगी सारे टॉपिक्स की कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना। तो अभी ये जो अंग्रेजी लिखाई है, अभी इसको सिर्फ इस नियत से ही रखें कि ये याद करनी है। क्या आपको सवाल में वाकई जज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा जल्दी है ये बात, अभी सिर्फ इसको याद करने की नियत से ही रख लें जी। अच्छा, ये जितने नोट्स लिख रहे हैं आप अगर इनको याद करने, जो मैं कह रहा हूँ याद करने हैं, या इवन के कोई भी टीचर्स अगर आपको कुछ याद करने को कहते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि आप अगर अपने पास से लिखने की कोशिश कर भी लेंगे तो वो कैसे पता कि आप सही लिख रहे हैं, रिस्क है ना खराबी का, इसलिए कहते हैं कि याद कर लें तो बेहतर है। क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ी हेर फेर करेंगे तो पता नहीं आप काम की चीज ना बदल दें। ये जो स्टूडेंट पेपर देके निकलता ना, कहता है बड़ा फिट पेपर हुआ तेरे भाई का, और जब पेपर आता है रिजल्ट तो फेल हो गए होते हैं। अब वो फेल होने की रीजन ये होती है कि जो लिखा होता है पेपर के ऊपर, वो लिखा हुआ मतलब कन्वे नहीं कर रहा होता, इंग्लिश का सिर पैर नहीं समझ आ रहा होता। बात देखें, मैं आपको एक जुमला बोलता हूं।
अब मुझे पता दिमाग में मैंने क्या बोला है, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं, वो नहीं है जो आपने समझा। तो अब बात यह है कि आप जब पेपर में लिख रहे होते हैं, यही वजह है कि इकोनॉमिक्स, चलो इकोनॉमिक्स तो वैसे ही आपको माफ हो गया, या लॉ है, इसमें जो मसले होते हैं ना बेटा, वो ये मसले होते हैं कि बच्चे को लगता है कि उसको आता है, और आता भी होता है। अगर जबानी पूछा जाता तो शायद सारे लॉ में पास हो जाते हैं, लेकिन मसला तब आता है जब आप लिख रहे होते हैं तो आपके लिखने में वो मतलब कन्वे नहीं हो पा रहा होता। इसलिए बस टीचर्स कहते हैं कि जो नोट्स हैं वो याद कर लें, तो बस उसी नीयत से कह रहा हूं कि याद कर लें। चलो, अब आपने दुकानें बंद कर ही ली हैं, तो कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।